Okay, so hello everyone. Good morning and welcome back to our daily newspaper analysis with me Ashish Malik. And today we are once again here to discuss all the important news from the Hindu newspaper, जिसको आज हम फिर से रिज्यूम करने वाले हैं. So daily news analysis के अंदर we will try to understand all the important topics, not just the content but also the context. इसके अंदर I will also make you do some of the answer writing practice. And please make sure guys that you come here on daily basis because एक न्यूज़पेपर को इफेक्टिवली कैसे पढ़ना है, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे पढ़ना है, दैट आई कैन एक्सप्लेन यू इन 1 hour every day. Today the major focus will be on certain important editorials, and those editorials which are in today's focus would be Election Commission of India's some electoral reforms and then economic uncertainty. तो ये दो टॉपिक होंगे जो हमारे सबसे ज़्यादा आज फोकस में रहेंगे. हालांकि ये क्लासेस एवरीडे होती हैं गाइस, वी हैव क्लासेस एवरीडे एट 9 AM, सुबह 9 बजे हर रोज ये क्लासेस हमारी होती हैं. आज थोड़ा सा लेट हम लोगों ने किया बिकॉज आई हैड अनदर क्लास एंड ऑल, वरना एवरीडे टाइमिंग सुबह 9 बजे हैं. तो प्लीज नोट डाउन करें, ट्राई टू बी रेगुलर इन द क्लासेस. ऑल्सो यू कैन ज्वाइन अनअकैडमी प्लस क्योंकि फाउंडेशन बैचेस शुरू हो चुके हैं. अगर आप पूरा कंप्लीट एक फाउंडेशन बैच में शामिल होना चाहते हैं, यूपीएससी 2021 2022 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो 1 year या 2 year सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं गाइस. अनअकैडमी प्लस की सब्सक्रिप्शन लेने के लिए यू कैन यूज दिस रेफरल कोड आशीष मलिक. आप रेफरल कोड यूज करेंगे, यू विल गेट एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट एंड ऑल्सो यू विल प्रिपेयर अंडर माई ओन गाइडेंस. आप मेरी गाइडेंस के अंदर प्रिपेयर करेंगे, राइट? तो चलिए, that's all. Let's begin with today's newspaper analysis. So as always guys, we will start with the thought of the day. सबसे पहले बात करते हैं आज के thought of the day की. Thought of the day बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है. आज का विचार है when you talk, you are only repeating something that you know, but if you listen, you may learn something new. क्योंकि जब हम बोलते हैं सिर्फ वही चीज़ बोलते हैं जो हमें पता है, और आज लिसनर्स, गुड लिसनर्स बहुत कम है. सो ट्राई करो लाइफ में बोलना कम है और सुनना ज़्यादा है. इफ़ यू आर अ गुड लिसनर देन ओनली यू कैन बी अ गुड ओरेटर एज वेल. क्योंकि जितना आपको नॉलेज, जो आपका रियल नॉलेज बढ़ता है, तो आपका लर्निंग जो है वो लिसनिंग है. लिसनिंग इज द रियल लर्निंग. मेक श्योर दैट. आई एम श्योर ये आपके काफ़ी काम आएगा, क्लासेस के अंदर भी और नॉर्मल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा काम आएगा. बात करते हैं वर्ड ऑफ द डे की. व्हाट इज द वर्ड ऑफ द डे गाइस? आज का हमारा वर्ड ऑफ द डे क्या है? वर्ड ऑफ द डे है क्वारंटीन. आई एम श्योर पिछले 1 महीने में ये आपने वर्ड बहुत बार सुना होगा. क्वारंटीन वर्ड को कई बार आप लोगों ने सुना होगा. माई क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्वारंटीन? जरा कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताएं. सो ये अब हम एवरीडे करते हैं. एवरीडे मैं आपको 1 वर्ड देता हूं ताकि आप कम से कम एटलीस्ट, मेरा टारगेट है 30 वर्ड्स 1 महीने में सीखें, और इसे यूज़ करना बहुत ज़रूरी है. क्वारंटीन वर्ड कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आया है. क्वारंटीन होता क्या है? क्वारंटीन एक ऐसी रिस्ट्रिक्शन होती है, स्पेशली मूवमेंट ऑफ द पीपल या फिर मूवमेंट ऑफ द गुड्स के ऊपर. कोई सामान या इंसान के मूवमेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, जहाँ जानबूझ के हम किसी को आइसोलेट करते हैं, खास तौर पे when there is a fear of spread of disease or the pest. It is very much often used in connection to disease and illness, preventing the movement of any of those who may have been exposed to communicable disease. For example, अभी चाइना का जो वुहान सिटी है उसको क्वारंटीन किया गया, उसको अलग किया गया, आइसोलेट किया गया ताकि कोरोना वायरस बाहर ना फैले. इसी तरह से इंडिया में जिन के कोरोना वायरस के पॉजिटिव सैंपल आए हैं उन सबको हम क्वारंटीन में रखते हैं. यूजुअली 14 डेज अभी आइसोलेशन में रखा जा रहा है. 14 डेज के लिए उनको क्वारंटीन किया गया है. तो ये वर्ड बहुत बढ़िया है. ज़्यादातर ये वर्ड डिजीज और वायरस और पेस्ट वगैरह के लिए यूज होता है. तो जब कभी भी आप इसको पढ़ेंगे तब आपको इसका मीनिंग समझ में आएगा. जैसे कि आपको मैंने बताया, आज हम शुरुआत करेंगे पहले एडिटोरियल से, बिकॉज एडिटोरियल्स हमारे कभी कभी मिस हो जाते हैं, राइट? सो पहले आज द हिंदू न्यूज़पेपर के 2 एडिटोरियल्स की बात करेंगे. कुछ और अच्छे रिकमेंडेड भी हैं, लेकिन फिलहाल आज बात करते हैं पहले एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ द 12th of March. द वेरी फर्स्ट न्यूज़ दैट वी हैव
is about for a level playing field. Guys, it is on page number 10, very much important for GS2s. Make sure that you always follow the page numbers. Which edition am I following? I am following the Delhi edition. So Delhi edition ke accordingly I have given the page numbers. You can match accordingly, right? सबसे पहले बात करते हैं ये लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्लान्स टू स्ट्रेंथन द इलेक्टोरल प्रोसेस. दे आर वेलकम बट सम रिक्वायर स्क्रूटनी. तो इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया किस तरह से इलेक्टोरल प्रोसेस को, देश में इलेक्शंस को, क्योंकि हमारे देश के लिए इलेक्शन कितना जरूरी है आप उसी बात से समझ सकते हैं गाइस कि जो द बेड रॉक ऑफ डेमोक्रेसी इज द फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. आप सब लोग समझते हैं इस बात को. जो प्रजातंत्र है, जो डेमोक्रेसी है, उसका बेड रॉक ही क्या है? फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. सो ये कोई वन डे शो नहीं है, वन डे गेम नहीं है. इलेक्टोरल प्रोसेस को बेहतर बनाना है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टाइम पे कुछ ना कुछ प्लान करती रहती है. उसी चीज की चर्चा आज हम लोग करने वाले हैं. So even as the electoral democracy has taken a strong root in India, there is no gainsaying the fact that some unhealthy patterns have emerged. जितना मर्जी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कोशिश की, उसके बाद भी कुछ अनहेल्दी पैटर्न है हमारे इलेक्टोरल प्रोसेस में, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के अंदर, जो टाइम पे आते रहते हैं. While the voter electoral participation has remained robust with the poor voting in large numbers, candidates and winners in Assembly and Lok Sabha polls have largely been from affluent sections, some even with the several criminal cases against them. अभी समझने वाली बात ये है, देखो कई सारे फैक्ट हैं, कई सारे अलग अलग डोमेन्स हैं जिन पे ध्यान देने की जरूरत है. सबसे पहले बात करूंगा वोटर्स की. जो आज हमारे देश में वोटर्स हैं, तो उनका पार्टिसिपेशन ठीक है बढ़ा है, लेकिन कितना पार्टिसिपेशन बढ़ा है आप समझ रहे हैं? एक ऑन एन एवरेज यूजुअल जो हमारा पार्टिसिपेशन रेट है वो 60 से 70% तक ही रहता है. ये इलेक्टोरल डेमोक्रेसी पार्टिसिपेशन की मैं बात कर रहा हूं, यानी 60-70% वोटर ही हैं जो अपने वोट का यूज करते हैं, वोट का अधिकार का इस्तेमाल करते हैं. इसके अलावा जो कैंडिडेट्स हैं, आज आप देखिए लोकसभा के अंदर, आज आप देखिए स्टेट असेंबलीज के अंदर जितने हमारे एमएलए एमपीज हैं गाइस, एक स्टडी बताती है कि हमारे लोकसभा के अंदर जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इस टाइम पे एट प्रेजेंट, उनमें से 42% के खिलाफ जो है वो कोई ना कोई क्रिमिनल मैटर है, कोई ना कोई क्रिमिनल केस उनके ऊपर है, 42% के ऊपर. और 42% में से भी 28% ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर काफी सीवियर क्रिमिनल चार्जेस लगे हैं, जहां तक कि मर्डर और ये सारी चीजें इन्वॉल्व हैं, आइदर रेप केसेस और सम मर्डर केसेस. तो ये प्रेजेंट स्टैटिस्टिक्स है जो हमारे सामने आती है. और सबसे पहली बात तो मेरा ऑब्जेक्शन यहीं पे है कि भाई ऐसा कोई प्रोसेस क्यों नहीं है कि अगर आपके ऊपर क्रिमिनल केस है या एक सर्टेन लेवल ऑफ क्रिमिनल केस है, तो आप जब तक उस पर सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलता या जब तक आप उससे बरी नहीं हो जाते, आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते. इसके दो फायदे होंगे. पहली बात, डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स होगा, सिर्फ वही लोग आएंगे पॉलिटिक्स के अंदर जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस नहीं होंगे. और दूसरा, जो लोग सोचते हैं कि मेरे ऊपर केस लगा है तो ये इसको चलने दिया जाए, 10 साल 15 साल 20 साल केस चलता रहे, तो जो पेंडेंसी ऑफ द केसेस है वो भी रिड्यूस होगा. क्योंकि अगर आपको इलेक्शन लड़ना है सो यू हैव टू गेट द सर्टिफिकेट, और वो एनओसी, वो जो नो ऑब्जेक्शन है वो तभी मिलेगा जब आप उस केस से फ्री हो जाओगे. तो शायद इससे जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को भी थोड़ा सा बेटर होगा. एंड डेफिनेटली इसकी वजह से दो फायदे जो हमें होंगे, एक तो पॉलिटिक्स डीक्रिमिनलाइज होगी, क्रिमिनल्स नहीं आएंगे. और कौन सा ऐसा काम है जो रुका हुआ है बिना क्रिमिनल्स को आप टिकट दे? आप क्यों टिकट्स देते हो? कोई भी पार्टी, मैं सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, एनी पार्टी, एनी पॉलिटिकल पार्टी गाइज, ऐसी क्या मेरिट है उन क्रिमिनल्स में या ऐसे क्या मेरिट है उन लीडर्स में जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं? उनको वोट देने का मतलब ये है कि आप, यानी कि लॉ मेकर पहले से ही लॉ ब्रेकर है. आप समझ रहे हैं? लॉ मेकर पहले से ही लॉ ब्रेकर है. सो विद इलेक्शंस बिकमिंग एक्सपेंसिव, मोस्ट पार्टीज दे हैव sought to field the richer candidates irrespective of their merit in representing public interest. और एक और जो खराब ट्रेंड है वो ये है, हम सब जानते हैं इलेक्शन आज के टाइम पे एक बहुत बड़ा, एक बहुत ही महंगी एक्सरसाइज है.
इलेक्शन लड़ना एक आम आदमी की बस की बात नहीं है। कहने को बेशक कोई आम आदमी हो, लेकिन आज इलेक्शन लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। आप इमेजिन करें, एक नॉर्मली, ये तो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहता है, फॉर 1 MP इलेक्शन, एक एमपी को अलाउड होता है 70 लाख रुपीस पर कॉन्स्टिट्यूएंसी खर्च करने के लिए। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने इलेक्शन एक्सपेंसेस के अंदर 70 लाख रुपए खर्च कर सकता है, जो खींच के 1 करोड़, तो आप मान ही लीजिए मोटा मोटा 1 करोड़ रुपए खर्च होता है। और आप इमेजिन कर सकते हैं, आम आदमी की बस की बात नहीं है 1 करोड़ रुपया खर्च करना इलेक्शन के ऊपर। तो जब 1 करोड़ रुपए खर्च होता है, वो भी सिर्फ एक सीट के लिए, तो आप इमेजिन करें, तो पार्टी उनको वोट देती है, पार्टी उनको टिकट देती है जो अमीर है, पहले से जो रिच है, क्योंकि पैसा खर्च होगा। और ऐसे में आप जो मेरिट ऑफ द कैंडिडेट है, मेरिट ऑफ द कैंडिडेट जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। भाई किस में सच में काबिलियत है, कौन सच में लोगों के इंटरेस्ट के लिए काम करना चाहता है, वो चीज कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, राइट। और जो भी करंट कैंपेन फाइनेंस है, जो भी करंट कैंपेन फाइनेंस रेगुलेशंस है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, that seek transparency on expenses by party and candidate and prescribe limit on the candidate expenditure, they have not been sufficient deterrents। और अभी तक भी आपने जितना मर्जी कोशिश किया, जितना मर्जी आपने लिमिट सेट कर दिया, पर क्या आपने ओवरऑल पार्टी पे सेट किया? कितना क्लोजली मॉनिटर हो रहा है, कौन से एक्सपेंसेस, और इसमें भी कई सारी चीजें हैं, जैसे ट्रैवल जो करते हैं वो इसमें ऐड नहीं होगा, या किस किस स्टार कैंपेनर का कॉन्सेप्ट अलग आया। तो यहाँ पे ये भी कोई बड़ा फिक्स नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन दो चीजों में बिल्कुल फेल हुआ है। पहला सबसे बड़ा पॉइंट, फंडिंग ऑफ इलेक्शंस। जो इलेक्शंस की फंडिंग है वो बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। वो पैसा कहां से आया? अभी रिसेंटली मैंने कुछ दिन पहले भी पढ़ाया था, न्यूज़पेपर में आया था, आपको याद होगा गाइस, कि आज हमारे देश में जो पॉलिटिकल पार्टीज को पॉलिटिकल फंडिंग होती है, जो पैसा आता है पॉलिटिशियंस के पास में, मैंने आपको बताया था कि 65% के आसपास जो टोटल फंडिंग है, 65% के आसपास की जो फंडिंग है वो अनएनिमस है, यानी वो बिल्कुल अननोन सोर्सेज से आई है। उसको कोई नहीं जानता कि पैसा पॉलिटिकल पार्टीज के पास कैसे आया है। तो क्या कहीं ना कहीं ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं है? क्या कहीं ना कहीं ये अपने ब्लैक मनी को वाइट करने की कोशिश तो नहीं हो रही है पॉलिटिशियंस के जरिए? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि जिस पॉलिटिकल सिस्टम में 65% डोनेशंस जो हैं वो अननोन सोर्सेज से आते हैं, तो ऐसे में ये बिग टाइम क्वेश्चन है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जितनी मर्जी कोशिश कर ले, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यहाँ पे टोटली फेल हुआ है, इस पर्टिकुलर चीज के अंदर वो फेल हुआ है। And the poll results, they have tended to be a function of either party or leader preference by voter rather than a statement or the capability of the candidate. In many cases, capable candidates, they stand no chance against the money power of more affluent candidates। जैसे मैंने बताया कि मेरिट जो है सबसे पहले कॉम्प्रोमाइज होती है। हो सकता है वो लीडर बहुत अच्छा हो, लेकिन उसके पास पैसा ना हो, तो शायद वो इलेक्शन ही ना लड़ पाए। और यही है जो सबसे बड़ा चैलेंज आज हमारे पॉलिटिक्स के सामने खड़ा है गाइस। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में अच्छे लीडर नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज की जो यूथ है वो पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहती, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आज की जो यूथ है वो इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना चाहती। लेकिन ये सिस्टम कुछ ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों को फेवर करता है, मेजॉरिटी को फेवर नहीं करता। And news that the Election Commission of India is considering tightening ways to cap the expenditure of party is therefore a quite welcome step। हालांकि ये बात भी अच्छी है, कम से कम इस बात को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कम से कम अवेयर है, कम से कम इस बारे में सोचता तो है कि हाँ भाई हमें बिल्कुल ज़रूरत है इस एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करने का, बिल्कुल ज़रूरत है, as it should provide a more level playing field। But even this can be meaningful only if there is more transparency in campaign finance, which suggests that electoral bond system as it is now, it is totally untenable। इलेक्टोरल बॉन्ड्स सिस्टम ने तो चीज़ों को और भी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड जो सिस्टम है उसने चीज़ों को इतना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया है कि और ज़्यादा अननोन फंडिंग बढ़ गई है। जितनी भी अनएनिमस फंडिंग है वो और ज़्यादा बढ़ गई है, यूनानिमस जो भी फंडिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है।
ठीक है. So the Election Commission of India has also suggested bringing social media and print media under the silent period ambit after the campaigning ends. एक और चीज यहाँ पे सामने निकल के आती है जब मैं बात करूं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की, इलेक्टोरल प्रोसेस के रिफॉर्म्स की. आपको पता होगा गाइस, जैसे कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो होती है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या कहती है कि आपकी जो वोटिंग है, वोटिंग के एंड से 48 आवर्स पहले आपको कैंपेन बंद करना होता है. आई होप एवरीवन नोज दैट, राइट. सबको मालूम है ये बात कि जब हमारी वोटिंग एंड होगी उससे 48 आवर्स पहले यू हैव टू एंड द कैंपेन, राइट. सर एक बार जरा थम्स अप हो जाए अगर ये वाली यहां तक सबको पता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में. तो लेकिन वो जो कैंपेनिंग है वो फिजिकल कैंपेनिंग बंद हो रही है. उसके बाद भी जो प्रिंट मीडिया है, जो आपका सोशल मीडिया है, वहां पे ये चीजें एप्लीकेबल नहीं है. सोशल मीडिया में तो लास्ट वोटिंग वाले दिन में, वोटिंग वाली डे पे भी जो है चलता रहता है कैंपेनिंग. अभी तक उस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया ऐड नहीं किए हैं. हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अब सोचता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कि भाई कम से कम हमें इनको तो एटलीस्ट वी ट्राई कि भाई इस चीज को तो हम जो है डालें, इसको भी रेगुलेट करना जरूरी है. सो रेगुलेटिंग सोशल मीडिया विल बी डिफिकल्ट एंड इट रिमेन्स टू बी सीन हाउ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विल इंप्लीमेंट दिस. हालांकि सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि यार सोशल मीडिया को आप कंट्रोल कैसे करोगे. सोशल मीडिया को रेगुलेट करना इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले, बच्चे वाली बात नहीं है. सोशल मीडिया को करना इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क, राइट. साथ ही साथ में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो प्लान है टू इंट्रोड्यूस न्यू सेफ एंड सिक्योर वोटिंग मेथड्स, हाउएवर need the thorough scrutiny. The use now of the EVM as a stand-alone, one-time programmable chip-based system, along with the administrative safeguards, render it safe mechanism that it is not vulnerable to the hacking. चलो कम से कम जो EVM है, EVM एक ऐसा प्रोसेस है, EVM जो आपका इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स होती हैं, ये हमने एक ऐसा काम किया है जो एक सेफ एंड सिक्योर वोटिंग प्रोसेस का हिस्सा है. एटलीस्ट एक ईवीएम पे आप भरोसा कर सकते हो. हालांकि उसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन करते हैं ऑपोजिशन वाले, तो वो कहते हैं ना कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. वो तो कहेंगे कुछ ना कुछ, तो कोई ना कोई कहेगा. लेकिन कम से कम ईवीएम एक लौता, एज ऑफ नाउ एक लौता एक ऐसा सिस्टम है जो हैकिंग फ्री है, और वो कम से कम गारंटी दे सकता है आपके फ्री एंड फेयर इलेक्शन की. And any other online form of voting that is based on network system should be avoided. जैसे पहले एक बात चली थी कि भाई जो रिमोट एरियाज में है वो ऑनलाइन अपना वोट कर दो, लेकिन ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए. अगर आपने ये ऑप्शन दे दिया ना कि ऑनलाइन वोटिंग का जो कॉन्सेप्ट है, तो वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हैक फ्री नहीं होगा. उसके ऊपर तो हैकिंग हो सकती है, राइट. और अगर ऑनलाइन, ये क्या कौन गारंटी देगा कि ऑनलाइन वोटिंग जो है हैक होकर के कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकती. हो सकता है बीच में हैकर्स उसको मॉडिफाई कर दें, और खास करके ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज जो बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांस है. भाई अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी आज डीप फेकिंग कर सकती है, आप इमेजिन कर सकते हैं अगर आज हमारे पॉलिटिशियंस डीप फेक जैसी टेक्नोलॉजी पॉलिटिक्स में यूज कर सकते हैं, आपको लगता है कि ऑनलाइन वोटिंग में वो हैकिंग नहीं करेंगे? आपको लगता है ऑनलाइन वोटिंग के अंदर वो लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे? सबने देखा मनोज तिवारी साहब की वीडियो को किस तरह से डीप फेक करके भारतीय जनता पार्टी ने उस बात के मकसद ही बदल दिए. वो जो उनका इंटरव्यू था वो इंटरव्यू ही बदल दिया. तो ऐसे में बहुत रिस्की है अगर हम ऑनलाइन वोटिंग का कॉन्सेप्ट लेके आएंगे. दुनिया में बोला सब कुछ करो, इंडिया में ऑनलाइन शॉपिंग करो, जो मर्जी करो, शॉपिंग करो, डेटिंग करो, सब करो, लेकिन ऑनलाइन वोटिंग मत करो. ये बहुत खतरनाक चीज है. एंड द आइडिया ऑफ द आधार लिंक्ड रिमोट वोटिंग सिस्टम, जो आइडिया आया था सरकार को कि भाई रिमोट वोटिंग सिस्टम के लिए कर देते हैं, दैट इज सॉट टू बी बिल्ड एज अ प्रोटोटाइप. इट कुड बी प्रॉब्लमैटिक कंसिडरिंग हाउ the unique identity cards that has excluded genuine beneficiaries when used in the welfare schemes, not to mention inherent vulnerabilities in recognition mechanisms. तो बहुत ज़्यादा vulnerable है. So that is not at all a good idea. उसको तो आपको साइड में ही रख देना चाहिए. ऑनलाइन वोटिंग के लिए हम लोग अभी रेडी नहीं है, और ना ही इसको अभी इम्प्लीमेंट करना चाहिए. The two key measures are
missing from recommendation, that is the need for more teeth for the ECI in fight against vote buying. और अभी सच में अगर किसी चीज पे ध्यान देने की जरूरत है ना, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को और ज्यादा पावर मिलनी चाहिए। जो वोट बाइंग वाली राजनीति है, जो भी वोट खरीदता हुआ पाया जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ज्यादा पावर की जरूरत है। एंड द हेट स्पीच, ये दो ऐसी चीजें हैं जिस पे अभी तक ज्यादा सख्ताई नहीं हुई है। आप हेट स्पीच देते हो, आप पे ज्यादा से ज्यादा सिर्फ बैन लगता है कुछ आवर्स का, कुछ घंटों के लिए आप पे बैन लग जाता है कि आप कैंपेनिंग नहीं करोगे। अभी जो ये थे अनुराग ठाकुर, इन पे ज्यादा से ज्यादा 72 आवर्स का बैन लग गया कैंपेनिंग के ऊपर, और ज्यादा कोई एक्शन नहीं हुआ इनके खिलाफ, राइट। तो देखो, अगर सच में इलेक्टोरल प्रोसेस को कंसोलिडेट करना है, हमारे देश में लोगों का भरोसा नहीं उठना चाहिए, सरकार पे भरोसा होना हो, ये कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन जो हैं, संवैधानिक जितने भी आपके आज जितने आपके अधिनियम हमारे सामने हैं, उनमें से भरोसा नहीं उठना चाहिए, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उनमें से एक है। लोगों को ये भरोसा होना चाहिए कि भाई हेट स्पीच अगर कोई देगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोई अगर आपकी वोट खरीदने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ पे जरूरी है इन दो चीजों पे ज्यादा पावर देना। हालांकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट अगर आप पढ़ोगे, उसमें है कुछ प्रोविजन है हेट स्पीच को लेकर के, लेकिन कोई सॉलिड प्रोविजन नहीं है, हमें ऐड करने की जरूरत है। Increasingly, parties they have resorted to bringing voters in the form of money and other commodities for return of the votes, while Election Commission of India has tried to warn outfit in or in the case postpone the polls, but these have not deterred them. In times when the hate speech is used during the elections, Election Commission of India has only managed to wrap the offending candidates or party spokesperson on knuckles, but the stricter norms, including disqualification of the candidate, would be needed for true deterrence. तो होना तो कुछ ऐसा चाहिए कि आपने जिस कैंडिडेट के लिए भी आपने हेट स्पीच दी, जिसने भी हेट स्पीच दी, उसको सीधा सीधा डिस्क्वालीफाई करना चाहिए। अगर आपकी पॉलिटिकल पार्टी, अगर मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं और मेरी कैंपेन करते हुए किसी और ने भी हेट स्पीच दी, उसको भी बैन करो, उसको भी डिस्क्वालीफाई करो। तो थोड़ा सा यहाँ पे ये चीजें हैं जिनको हमें ध्यान देना होगा। और हालांकि जितने भी एफर्ट्स हैं वो क्वाइट अप्रिशिएबल है, बट स्टिल अ लॉट कैन बी डन फॉर बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। डीप फेक एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है हरमनप्रीत, जिसके अंदर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो है एक ऐसा वीडियो क्रिएट कर सकते हो जिसके अंदर मान लीजिए मेरा फेस होगा, मेरे एक्सप्रेशन होंगे, लेकिन जो मैं वर्ड्स बोलूंगा वो चीज ट्विस्ट कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड डीप फेक। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे 2-3 क्वेश्चन आते हैं, 2-3 क्वेश्चन मैं आपको देना चाहूंगा इलेक्टोरल प्रोसेस को लेकर के। तो गाइज इनका आंसर लिखें सब लोग। आई वॉन्ट एवरीवन टू राइट द आंसर्स। एंड दिस इज द टेलीग्राम ग्रुप जहां पे आप जो है अपने आंसर सबमिट करेंगे। मैंने पिन कर दिया है गाइस, दिस इज माय टेलीग्राम ग्रुप, यहाँ पे मैंने पिन कर दिया, आप आंसर लिख करके मुझे सबमिट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ऑफ द डे है, आपको जो लिखना है यहाँ पे, दैट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया needs more teeth to tackle problems of electoral system। डिस्कस, आपको ये डिस्कस करना है, 200 वर्ड्स के अंदर लिखना है इसका जवाब। क्या क्या और पावर की जरूरत है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। एक क्वेश्चन यहां से ये भी बनता है,
what are the what are the new what are the new what are the new arising challenges before the Election Commission of India to keep elections free and fair. Suggest some measures. ये लिखना है 250 वर्ड्स में, ठीक है। एक क्वेश्चन और भी यहाँ बनता है, क्वेश्चन नंबर 3 भी नोट करें। और गाइज ये मेक श्योर कि आप लोग जरूर आंसर राइटिंग करें, बिकॉज आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो है ये बहुत मदद आपको करेगी, स्पेशली आपके मेंस एग्जाम में। जो लोग नहीं कॉन्फिडेंट है या जिनको लगता है कि यार अभी मैंने प्रिपरेशन नहीं किया, सिलेबस पूरा नहीं किया, उसके बाद में लिखना स्टार्ट करूंगा, दे आर ऑल लेम एक्सक्यूजेस। प्लीज मेक श्योर, क्योंकि अभी जो चीज़ मैं आपको वही क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया है, तो लिखना आपके लिए ईजी है। और फ्रेशली जितना जल्दी लिखोगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस राइज होगा एक टॉपिक की प्रिपरेशन को लेकर के। क्वेश्चन नंबर 3 आप लिख सकते हैं, डू यू थिंक स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन। यार ईसीआई का मतलब पूछ रहे हो बॉस, मैं कब से तब से पढ़ा रहा हूं मोहित जी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कब से हम ईसीआई पढ़ रहे हैं, पूरा टॉपिक पढ़ा दिया पिछले 25 मिनट में मैंने। डू यू थिंक द स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस कैन बी a solution to end political funding corruption, या to end political funding crisis। आपको 250 वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। ओके गाइस, सो ये 3 क्वेश्चन यहाँ पे हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के 3 क्वेश्चन है, इनको लिखना है और आंसर राइटिंग, और सबको रिव्यू मिलते हैं, तो अपने रिव्यूज के लिए आप जो है हमें जरूर लिखें। अपने रिव्यूज के लिए इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। यस, यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम एट माय टेलीग्राम चैनल, जो ऊपर लिंक गिवन है गाइस। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन वी हैव गाइस, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल जिसके बारे में हमें थोड़ा सा जानकारी रहनी चाहिए, और ये टॉपिक का नाम है इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी राइजेस। बहुत ही अच्छा ये टॉपिक है, बहुत ही अच्छा यहाँ पे काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है जिसके बारे में अभी हम जिक्र करने वाले हैं। पहले ज़रा मुझे ये बताओ कि ये सब लोगों ने नोट कर लिए और सब लोग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, प्रॉमिस है? जिनका प्रॉमिस है वो ज़रा थम्स अप कर दो, जिनको ये टॉपिक क्लियर है वो ज़रा थम्स अप कर दो गाइस। आगे बढ़ेंगे इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी की तरफ। पेज नंबर 11 जीएस 3 पे टॉपिक जो है काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू नो अबाउट हियर इज द स्टॉक मार्केट ग्लोबली दे हैव डिक्लाइंड सिंस द बिग ड्रॉप दिस मैनिक मंडे। हम लोगों ने देखा, अच्छे से नोटिस किया कि कैसे स्टॉक मार्केट्स एकदम क्रैश हुई हैं, 2,000 पॉइंट हमारा सेंसेक्स जो है वो गिरा है, राइट। They are reacting to the expected slowdown in the world economy due to the rapid spread of the coronavirus that we have also seen कि किस तरह से कोरोना वायरस ने कैसे कैसे इम्पैक्ट किया है हमारे इस पर्टिकुलर सिस्टम पे। Now the crude oil prices also began dropping due to the fear of the global recession and drop in demand for the energy। और हमने ये भी देखा कि किस तरह से आज क्रूड ऑयल प्राइसेस भी ड्रॉप डाउन हुई है, सडनली ड्रॉप डाउन हुई है क्रूड ऑयल प्राइसेस, और खास तौर पे इसलिए क्योंकि अब ग्लोबल रिसेशन का खतरा है, पूरी दुनिया के ऊपर ग्लोबल रिसेशन का खतरा फिर से मंडरा रहा है। कुछ ऐसा ही टाइम जो पहले 2008 2009 के अंदर देखा गया था,
उससे भी बड़ा खतरा आज हमारे सामने नजर आ रहा है। Now, with increasing uncertainty, there is even a possibility now that the Olympics to be held in Japan this summer may be postponed. हो सकता है कि शायद इस बार के टोक्यो में होने ना, इस बार टोक्यो में है हमारे जापान के अंदर ओलंपिक्स है, तो हो सकता है कि इस बार के ओलंपिक्स को भी फिलहाल के लिए थोड़ा सा टालना पड़े। ट्रैवल एंड ट्रेड, जहां बात ट्रैवल एंड ट्रेड की करते हैं, दे हैव सीवियरली अफेक्टेड इन लार्ज नंबर ऑफ द वर्ल्ड विद रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट्स एंड कैंसलेशन ऑफ द वीजा। तो ये सब कुछ ऑलरेडी चल रहा है और इसका सबसे बड़ा जो असर है वो कोरोना वायरस की वजह से हुआ है पूरी दुनिया के अंदर। जैसे वर्ड हमने यूज किया था क्वारंटीन, तो क्वारंटीन जो है अलग अलग जगह पे जो क्वारंटीन है उसकी वजह से ट्रेड ऑफ द पीपल, मूवमेंट ऑफ द गुड्स, ये सब कुछ जो है आपका रुक गया है, एकदम से स्टॉप हो गया है। और अभी रिसेंट टाइम में आप देखोगे चाइना, which is the epicenter of the outbreak and largest supplier of many basic and intermediate goods, has come to dominate the supply chain of the production of large number of the final goods। और इसका सीधा सीधा अब आप कहोगे सर कोरोना वायरस का और इकोनॉमिक स्लोडाउन का क्या कनेक्शन है? कनेक्शन बहुत सिंपल है, कनेक्शन है चाइना। चाइना के अंदर ये वायरस आया और चाइना ही पूरी दुनिया में सबसे लीड पे है सप्लाई चेन में। कितनी सारी चीजें हैं जो चाइना दुनिया में एक्सपोर्ट करता है और अगर कोई चीज चाइना को इम्पैक्ट करेगा तो उससे पूरी दुनिया की वर्ल्ड इकोनॉमी जो है वो तो अफेक्टेड होगी ही होगी, राइट? सो मल्टीपल इंडस्ट्रीज दे हैव बीन इम्पैक्टेड ड्यू टू द स्प्रेड ऑफ द वायरस। फॉर इंस्टेंस इंडिया हैज कम टू डिपेंड ऑन चाइना फॉर सप्लाई ऑफ इनपुट्स। खास करके इंडिया, अभी इंडिया भी कैसे इंपैक्ट हो रहा है गाइस? इंडिया जो है, इंडिया कितना ज्यादा डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर, खास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, मेडिसिन के लिए। हालांकि इंडिया को मानते हैं फार्मास्यूटिकल फार्मा ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन वो फार्मा का जो दवाइयां हैं, वो दवाइयों के लिए जो रॉ मटेरियल है वो तो चाइना से आता है, राइट? वो चाइना से आता है रॉ मटेरियल। एंड ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड द कंपोनेंट्स यूज्ड बाय स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। तो चाइना से आने वाला जितना भी सामान है उन सब के अंदर जो है ये सब के अंदर जो है गिरावट आई है। हर चीज, हर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी जो है काफी ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है। सो चाइनीज जगरनॉट हैज बीन सप्लाइंग इवन इंडियन कल्चरल सिंबल लाइक पिचकारी फॉर द होली एंड आइडल्स ऑफ द इंडियन गॉड। और तो और छोड़ो, चाइना से हमारा खुद का पिचकारी और जो हमारी भगवान की मूर्तियां हैं वो भी आज की हाल ये थे, आज का कुछ आलम ऐसा था कि वो भी चाइना से आ रहे। चाइना वाले हमारे भगवान भी चाइना वाले बना रहे हैं, ठीक है ना? हमारी मूर्तियां, भगवानों की मूर्तियां भी चाइना वाले बना रहे हैं। सो चाइना प्रोड्यूसेस मल्टीपल आइटम्स चीपली on a scale that countries cannot match, and despite the low wages in India and additional transport cost of getting these items from China, Chinese goods have displaced a big proportion of Indian manufacturing। और इसीलिए तो है, इसीलिए आप लोग जानते हैं इंडिया और चाइना का ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा है। भाई इंडिया हर एक चीज के लिए चाइना पे डिपेंड है, तो चाइना और इंडिया का, इसीलिए तो बोल रहे हैं कि 54 बिलियन, जी हाँ, 54 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है इंडिया चाइना का। इंडिया चाइना ट्रेड डेफिसिट मतलब कि चाइना हमारे से इंपोर्ट कम करता है और हमारे को एक्सपोर्ट ज्यादा करता है। इंडिया चाइना में एक्सपोर्ट कम करता है, चाइना से इंपोर्ट ज्यादा करता है। और सीधी सीधी बात है, जो कंट्री ज्यादा एक्सपोर्ट करेगी उसको फायदा होगा, जो कंट्री ज्यादा इंपोर्ट करेगी उसको नुकसान होना तय है। सो अगला सवाल उठता है, हाउ फार कैन डोमेस्टिक प्रोडक्शन हेल्प? अब ऐसे में अगर आप चाइना के ऊपर इतना डिपेंड हो चाइना के ऊपर, तो उसका असर तो होना ही है, क्योंकि 54 बिलियन डॉलर कोई कम नहीं होते। इतना ट्रेड डेफिसिट इंडिया लेके चला है चाइना के साथ में। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या अगर हम डोमेस्टिकली चीज़ों को प्रोड्यूस करें, हम इंपोर्ट पे ज़्यादा डिपेंड ना रहें एंड वी प्रोड्यूस मोर डोमेस्टिकली, तो क्या उसका फ़ायदा हम लोग को मिलेगा? वेल, द करंट सप्लाई चेन डिसरप्शन रिक्वायर्स दैट इंडियन प्रोडक्शन इज रैम्ड अप वेयर पॉसिबल और एटलीस्ट ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ सप्लाई अब्रॉड आर फाउंड। तो कम से कम दो चीज़ों पे ध्यान देना होगा, या तो इंडिया अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाए, हम खुद ही मैन्युफैक्चर ज़्यादा करें, इम्पोर्ट कम करें, या अगर इम्पोर्ट ही करना है तो फिर सिर्फ चाइना पे डिपेंडेंट ना रहें। अब टाइम है कि हमें ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ सप्लाई भी
देखना पड़ेगा। हालांकि अगर आप देखें तो इंडिया के पास, जैसे अलका ने अभी कहा कमेंट सेक्शन बॉक्स में, एब्सोल्युटली ये कोरोना वायरस एक तरह से अगर आप देखो तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, इंडिया के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। इंडिया के पास मौका है नेक्स्ट लेवल पे ग्रो करने का। इंडिया के पास मौका है कि इंडिया ग्रो करे, और आज चाइना जो सफर कर रहा है इन सब चीजों से, पूरी दुनिया को इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब का बेस दे सकता है। इंडिया आज उतना ग्रो कर सकता है जितना शायद नॉर्मल चांसेस में ग्रो ना कर पाता, जस्ट बाय गिविंग प्लेटफॉर्म टू द वर्ल्ड इकोनॉमी। आज चाइना का बेस्ट ऑल्टरनेटिव अगर कोई वर्ल्ड में है तो इंडिया है, क्योंकि भाई लेबर बहुत ज्यादा है, चीप लेबर अवेलेबल है, और बहुत सारा जो वर्क फोर्स है उसकी वजह से बहुत चीप मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया बन सकता है, और जिसको पूरी दुनिया चाहती है। बट ऑल वी नीड इज वी नीड टू ग्रो फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वी नीड द विल पावर। सबसे पहले तो हमें इच्छा शक्ति की जरूरत है, हमें विल पावर की जरूरत है इस अपॉर्चुनिटी को टैप करने के लिए। But given the fact that much of the alternative production possibility have been disrupted in last 20 years by cheap Chinese goods, so finding producers who can quickly ramp up the production is not easy. और इतना आसान नहीं है यार, इतना आसान नहीं है चाइना का रिप्लेसमेंट ढूंढना, क्योंकि पिछले 20 सालों में जिस तरह से चाइना ग्रो किया है ना, तो चाइना ने अपना कोई कॉम्पिटिटर छोड़ा भी नहीं है। जितना सस्ता चाइना दे सकता है उतना सस्ता तो कोई दे ही नहीं सकता है, पिछले 20 सालों का रिकॉर्ड आप उठा के देखें तो। So even if the alternative source of supply are found within India, their prices will be higher. So inflation will go up. और इस बात का नुकसान देखो, अगर आज हम चाइना को छोड़ करके डोमेस्टिकली चीजें प्रोड्यूस करें तो इंडिया खुद भी डोमेस्टिकली भी उतना सस्ता प्रोड्यूस नहीं कर सकता जितना चाइना करता है। यस और नो? तो ऐसे में अगर हम डोमेस्टिकली भी प्रोड्यूस करेंगे तो भी महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन तो बढ़ेगी बढ़ेगी। हम इन्फ्लेशन करके कोई चीज 5 रुपए की प्रोड्यूस करेंगे डोमेस्टिकली, चाइना उसको आपको देता मिलेगा 2 रुपए के अंदर। तो जाहिर सी बात है डोमेस्टिकली प्रोड्यूस भी कर ले तो भी इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम सामने आएगी, तो भी इन्फ्लेशन का खतरा सामने रहेगा। सो दिस इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी विल बी काउंटर्ड बाय ग्लोबल डिक्लाइन in demand and fall in the commodity prices, similar to what is being witnessed in the case of energy. In recessionary scenario, there is a fall in incomes and reduction in demand in spite of decline in inflation. देखो भाई, रिसेशन का टाइम ऐसा होता है जहां पे इन्फ्लेशन तो कम होती है, रिसेशन में इन्फ्लेशन कम होगी, लेकिन रिसेशन में लोगों की इनकम भी कम हो जाएगी, जो है डिमांड है वो भी ऑल टाइम डाउन होगी। तो रिसेशन अपने साथ क्या क्या लेके आता है, आप अगर आपको एमसीक्यू में पूछ लें कि भाई व्हाट कैन बी द पॉसिबल इम्पैक्ट ऑफ रिसेशन, तो जब जब रिसेशन आएगा, जब जब ये मंदी आएगी, रिसेशन हमेशा अपने साथ में किन किन चीजों को डाउन करेगा, इनकम भी कम हो जाएगी दुनिया की, ग्लोबल डिमांड भी कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगी। तीनों चीजें इनका ग्राफ जाएगा नीचे बिकॉज ऑफ रिसेशन। So expenditures on health and disease control will rise, but not enough to counter the slowdown. और अगर किसी न किसी चीज के ऊपर पैसा बढ़ेगा तो वो हो सकता है हेल्थ और डिजीज पे लोग पैसा खर्च करें, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है एक स्लो डाउन से बाहर निकलने के लिए। अभी आप सब लोग जानते हो, इतना बिल्कुल बेसिक इकोनॉमिक्स तो आप सब लोग जानते ही हैं कि भाई जब जब स्लो डाउन होता है, जब जब दुनिया के अंदर या हमारे कंट्री में मान लो इकोनॉमिक स्लो डाउन है, इसका सबसे आसान तरीका एक ही होता है, आपको पता होना चाहिए बेसिक इकोनॉमिक्स। अगर स्लो डाउन है तो एक ही तरीका है, आप डिमांड को इंक्रीज करो। लोग जब डिमांड ज्यादा करेंगे तो ऑटोमेटिकली मैन्युफैक्चरिंग बेस बढ़ेगा। वो जो साइकिल रुक गई है, स्लो डाउन कब होता है? स्लो डाउन तब होता है जब आपकी साइकिल रुक जाती है। मैन्युफैक्चरिंग और कंजम्पशन की जो साइकिल है, अगर वो रुक जाएगी तो स्लो डाउन हो जाएगा। स्लो डाउन से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, डिमांड जनरेट करना। डिमांड जनरेट होगी तो ऑटोमेटिकली चीजें जो है स्मूथ होंगी, वापस पेस पे आ जाएंगी। लेकिन ऐसे में डिमांड क्रिएट करना इज अ बिग टाइम चैलेंज। डिमांड भी कोई ऐसी थोड़ी क्रिएट हो रही है, डिमांड क्रिएट करना भी अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। एंड द इम्पैक्ट ऑफ द स्मॉल प्रोड्यूसर इज लाइकली टू बी शार्पर ड्यू टू द फैक्ट दैट दे हैव स्मॉल वर्किंग कैपिटल्स। एज डिमांड डिक्लाइन, जैसे जैसे डिमांड कम होगी, they are left holding inventory and also have to pay wages, and that exhausts their working capital. So if their unit shut down for even few months, it becomes difficult to bring back to the life
और इसकी वजह से जितना भी खास करके जो हमारे स्मॉल प्रोड्यूसर हैं, जो छोटे व्यापारी लोग हैं, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इस स्लो डाउन का, इस इन्फ्लेशन का उन लोगों के ऊपर पड़ता है. So financial sector is not very much attuned to catering to their demands and hence they have to depend on more expensive source of the private funds. और सबसे बुरी बात यह है कि ये जो बेचारे हमारे स्मॉल व्यापारी हैं, जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हमारे हैं, ठीक है, स्मॉल प्रोड्यूसर्स जो हैं, ये स्मॉल प्रोड्यूसर्स को फाइनेंस सेक्टर भी ज़्यादा एंटरटेन नहीं करता. अल्टीमेटली इनको प्राइवेट फंड से मदद लेनी पड़ती है. प्राइवेट फंड्स का आपको जानते हैं, लोन वगैरह जो भी मिलेगा वो कितना महंगा होता है और फर्दर उनके इन्फ्लेशन पे उसका असर पड़ेगा. ऑल्सो एज द इकोनॉमी डिक्लाइन the already substantial non-performing assets of the banks and non-banking financial companies they will also increase in India. अब एक और आपको इसका असर बता दूं, जिस तरह से आज इंडिया की इकोनॉमी कितना अंडर परफॉर्म कर रही है, राइट, जिस तरह से इंडियन इकोनॉमी आज नीचे जा रही है, इस इकोनॉमी का गिरना, ये स्लो डाउन, ये इकोनॉमिक क्राइसिस जो है, इसका असर आपको देखने को मिलेगा क्योंकि इसकी वजह से फर्दर जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ते हैं. यस बैंक सब लोगों ने देख लिया, यस बैंक का हाल सब लोगों ने देख लिया. यस बैंक क्यों फेल हुआ, यस बैंक के ऊपर क्यों मॉरेटोरियम लगे, क्योंकि यस बैंक का जो कॉर्पोरेट साइड है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एक पर्टिकुलर लिमिट से भी बहुत ज्यादा बढ़ गए और आउट ऑफ कंट्रोल चले गए. अब आप खुद सोचो, अगर इकोनॉमिक स्लो डाउन से रिसेशन आ जाए, रिसेशन के अंदर लोगों की इनकम कम हो जाती है और जब मेरे पास पैसा ही नहीं होगा, जब मेरे पास पैसा ही नहीं होगा तो मैं वापस बैंक का लोन कैसे चुकाऊंगा, और मैं अगर बैंक का लोन कैसे चुकाऊंगा, अगर मैं लोन का पैसा नहीं चुका पाऊंगा तो क्या होगा, इट विल बी अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट ओनली. तो ये भी आप समझें, जब जब इकोनॉमी डिक्लाइन होगी, जब जब स्लो डाउन और रिसेशन होगा, तब तब एनपीए और बढ़ेगा. जितना एनपीए बढ़ेगा उतने बैंक क्राइसिस बढ़ते जाएंगे. बैंक क्राइसिस जितने बढ़ते जाएंगे उतना ज़्यादा बर्डन सरकार के ऊपर आएगा और इसका असर जो है आपको वापस से कस्टमर पे, वापस से कंज्यूमर के ऊपर आएगा. और कंज्यूमर के ऊपर आने का मतलब क्या है, फर्दर डिमांड विल डिक्लाइन. फर्दर क्या कम हो जाएगी. अभी जो कस्टमर, यस बैंक के कस्टमर का एग्जांपल समझो, जो यस बैंक के कस्टमर के ऊपर अभी क्या लग गया है, मॉरेटोरियम, कि भाई 50,000 रुपये आप निकाल सकते हो एक महीने के अंदर. अब आप ये, हाँ बिल्कुल, ये विशियस साइकिल समझो. जब यस बैंक के कस्टमर के ऊपर बैंक क्राइसिस आ गए, 50,000 रुपये वो महीने में निकाल सकते हैं. आपको लगता है गाइस वो 50,000 रुपये वो किसी अननेसेसरी चीज पे खर्च करेंगे या कुछ नया खरीदने में खर्च करेंगे? नेवर. वो सिर्फ अपनी बेसिक नेसेसिटी के लिए खर्च करेंगे. और जब तक कस्टमर खर्च नहीं करता, अगर कोई आपसे पूछे ना कि भाई इकोनॉमी को ऊपर कौन उठाता है, कोई सैलरी वाले नहीं उठाते हैं यार. इकोनॉमी ऊपर उठाते हैं बिजनेसमैन. जितने व्यापारी लोग हैं बिजनेसमैन हैं, तो इकोनॉमी ऊपर ग्रो करती है. और जब कस्टमर कोई नई डिमांड ही नहीं करेगा, अगर मैं कहूँ कि भाई मेरे को कप खरीदने ही नहीं है, अगर मान लीजिए पहले मैं एक महीने में 10 कप खरीदता था, अभी बिकॉज ऑफ बैंक क्राइसिस में 1 कप खरीदता हूं या मैं बिल्कुल कोई कप नहीं खरीदता, तो ऐसे में क्या होगा, तो ऐसे में क्या होगा, जब ये कप मैं खरीदूंगा ही नहीं तो ऑब्वियसली कंपनी क्यों मैन्युफैक्चर करेगी. सो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द कस्टमर डिमांड. और ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का बढ़ना, बैंक क्राइसिस, कस्टमर डिमांड का कम होना वापस फर्दर स्लो डाउन को बना देता है रिसेशन की प्रॉब्लम. आप समझ रहे हैं, पूरा साइकिल आपके सामने साइकिल घूम रहा है सारा. एंड इसकी वजह से अगर आप देखोगे ये साइकिल, अगर आपने समझा और आपको इसका आइडिया हुआ कि हम कितने बड़े प्रॉब्लम में आने वाले हैं. अभी तक दिख नहीं रहा है, अभी तक तो हम लोग बाकी चीज़ों पे बात कर रहे हैं, अभी तक हमें प्रॉब्लम दिख नहीं रही है. प्रॉब्लम बहुत बड़ी हमारे सामने खड़ी हुई है. Reserve Bank of India has already reported falling business and consumer confidence and decline in capacity utilization in organized sector of the economy. और अनऑर्गेनाइज छोड़ दीजिए, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर भी जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है वो डाउन हुआ है. आज कंज्यूमर्स को भरोसा नहीं है बैंकिंग सिस्टम के ऊपर. ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जो टैक्स पेयर्स, जो जहाँ पे जो प्रॉपर फॉर्मल सेक्टर है, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, वहाँ पे भी गिरावट देखने को मिली है.
श्रिंक हुआ है, आउटपुट श्रिंक हो गई है, कंपनी जितना ग्रो करती है उतना ग्रो नहीं कर रही, एंड दीज फैक्टर्स आर बीइंग एग्रेवेटेड बाय वायरस रिलेटेड इम्पैक्ट फर्दर डेंटिंग द इन्वेस्टमेंट। और ये सब इकोनॉमिक स्लोडाउन तो था ही, इसके ऊपर ये वायरस, ये भाई साहब जो कोरोना हमारे ऊपर आए हैं, ये कोरोना ने तो और भी चीज़ों को एकदम डाउन कर दिया। मान लीजिए मैंने सोचा था कि यार मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा, मैं चाइना जाऊंगा, चाइना से सामान लेके आऊंगा और इंडिया में बेचूंगा। कोरोना हो गया, कोरोना की वजह से मैं चाइना नहीं जाऊंगा, अगले 2-3 महीने चाइना नहीं जाऊंगा, 4 महीने चाइना नहीं जाऊंगा, मेरा बिजनेस प्लान भी 4 महीने डिले हो गया। मेरे बिजनेस प्लान से जितना इनकम, जितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता वो भी सब रुक गया। तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट, कोई नई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। और जिस तरह से सेंसेक्स क्रैश किए हैं पूरी दुनिया में, सिर्फ इंडिया में नहीं, जिस तरह से पूरी दुनिया के अंदर ये जितने भी स्टॉक एक्सचेंज क्रैश करते हैं, कोई भी इन्वेस्टर अपना पैसा इतने वॉलेटिलिटी में इन्वेस्ट नहीं करेगा, और इंडिया में फर्दर क्राइसिस जो है वो बढ़ने के चांसेस हैं। So what about boosting demand and investment? Well, consumer confidence will remain low for a while even when the intensity of spread of virus decline with onset of the summer. हो सकता है अभी ये जो मौसम चेंज हो, शायद कोरोना वायरस की प्रॉब्लम कम हो जाए, लेकिन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस को वापस बिल्डअप होने में बहुत टाइम लगेगा। इतना आसान नहीं है कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करना एक कंज्यूमर का। बट देयर इज नो सर्टेनिटी about this since the World Health Organization says not enough is known about the virus। लेकिन ये भी कोई सर्टन नहीं है। खुद WHO कहता है कि भाई मुझे भी ज्यादा नहीं पता इस वायरस के बारे में, ये पहली पहली बार हुआ है। वो है ना, पहली पहली बार मोहब्बत की है, तो ये पहली पहली बार मोहब्बत हुई है WHO को कोरोना वायरस से, इसके बारे में पता ही नहीं है। उतना ही अनप्रिडिक्टेबल है जितना अनप्रिडिक्टेबल आजकल के टीनेजर्स का प्यार है, जितने आजकल के टीनेजर्स की रिलेशनशिप अनप्रिडिक्टेबल है, उतना ही अनप्रिडिक्टेबल है ये कोरोना वायरस। तो people of the world over, they are very much scared and anticipate trouble ahead, so they are unlikely to resume buying discretionary items। जब तक लोगों के मन में ये कोरोना वायरस को लेकर के फियर रहेगा, ये फियर फैक्टर, ये खतरों के खिलाड़ी जो मन में बसे हुए ना, तब तक कोई नई डिमांड क्रिएट नहीं हो सकती। ऑलरेडी इकोनॉमीज इतना कुछ सफर कर रही थी, ऑलरेडी इकोनॉमीज जो है इतना कुछ उनका था, इतना कुछ उनके बारे में था, जो है इकोनॉमिक स्लोडाउन से गुजर रहे थे, फर्दर चीजें जो है वो हैम्पर हुई। कार सेल की बात करें, अगर कार सेल्स इन चाइना दे हैव प्लमेंटेड एंड अनलाइकली टू रिवाइव सून, पीपल सेव मोर व्हेन द फ्यूचर इज अनसर्टेन। एक बात और आपको मैं समझा दूं, एक चीज और समझो, जब ऐसा कोई खतरा होता है, जब ऐसा कोई भी खतरा होता है, तो लोग पैसा ज्यादा सेव करते हैं। आप समझ रहे हैं, पैसा ज्यादा सेव करते हैं, और पैसा जितना ज्यादा सेव करते हैं उतना कहीं नई जगह इन्वेस्ट नहीं करते। ये भी आप समझ रहे हैं। जब ऐसा कुछ दुनिया में आता है, भाई कोरोना वायरस है, मैं भी कहूंगा यार मेरे पास कुछ लाख, 2 लाख, 4 लाख रुपए होने चाहिए, क्या पता किसको क्या डिमांड की जरूरत पड़ जाए, क्या पता किस चीज को कहाँ मुझको जरूरत पड़ जाए, राइट। यस, दिस इज कॉल्ड सेविंग पैराडॉक्स। जितना ज्यादा ऐसे सिचुएशन में, खास तौर पे जब इन्वेस्टमेंट की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ बीइंग फीलिंग सेफ, लोग ज्यादा सेविंग करेंगे, और जिसका असर कुछ ऐसा होगा कि आगे फर्दर जो है इन्वेस्टमेंट हैम्पर होती जाएगी। डिमांड इज नॉट लाइकली टू इंक्रीज इमीडिएटली, एंड ड्यू टू द फियर of lockdown and due to the fear of shortages, it is likely that people will hold more cash, essential items at their home. Central banks will have to prepare to use more currency। अब ऐसे में क्या करेगा, अब ऐसे में जब लोग अपना पैसा नहीं देंगे, जब लोग ज्यादा सेविंग करेंगे, लोग इन्वेस्ट ही करना पसंद नहीं करेंगे, और कोई फ्रेश करेंसी, कोई नया पैसा, नया इन्वेस्ट नहीं आएगा, तो आरबीआई के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। आरबीआई को जो है नई करेंसी डालनी पड़ेगी मार्केट में, और आप लोग जानते हैं नई करेंसी जब आती है मार्केट में तो उसका कितना बड़ा खतरा होता है। नई करेंसी में मार्केट में आने का मतलब होता है क्या असर होगा गाइस, इट विल बी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। लोगों के पास ज्यादा पैसा अगर आ जाए न्यू करेंसी, फ्रेश करेंसी से, तो वापस से बढ़ जाएगी इन्फ्लेशन, महंगाई एकदम रॉकेट स्पीड से बढ़ सकती है। तो इतना आसान नहीं है आरबीआई के लिए ऑल ऑफ ए सडन नया
पैसा मार्केट में डालना, इससे रुपये की वैल्यू भी वीक होती है और इन्फ्लेशन भी बढ़ती है. So they have reduced interest rates, but this will have little impact since the primary reason for global downturn and stock market volatility is decline in sentiment following the spread of the virus, and it is not like just like a cyclical downturn. देखो, एक ऐसा नहीं है कि इकोनॉमी के अंदर ना साइकिल्स होती हैं. एक इकोनॉमी के अंदर एक कुछ साइकिल्स होती हैं. साइकिल्स ऑफ इकोनॉमी है कि भाई एक जगह होता है बूस्ट, फिर आपका ग्रोथ होता है, ग्रोथ फिर बूस्ट अप होता है, पीक पे जाता है, फिर स्लो डाउन होता है, फिर रिसेशन होता है, फिर से ग्रोथ होती है, फिर से बूम आता है. ये साइकिल चलता है इकोनॉमी के अंदर, टाइम टाइम पे आता रहता है. हर 10 साल 15 साल में हर इकोनॉमी, सिर्फ इंडिया नहीं, हर इकोनॉमी ये फेस करता है, ये इस पूरी चीज को फेस करता है, अनडाउटेडली फेस करता है. लेकिन ये जो अभी फिलहाल जो हो रहा है ना, इट्स नॉट जस्ट नॉर्मल साइकिल, क्योंकि इस साइकिल के अंदर कई नए फैक्टर भी जुड़ गए हैं, और इन नए फैक्टर्स के जुड़ने की वजह से ये सिंपली साइक्लिकल डाउनटर्न नहीं है. प्रॉब्लम इज नॉट फुली अंडरस्टूड, बट fears of big impact have grown. Supply shocks emanating from China have spread, and due to impact on production, incomes are declining, leading to fall in demand and threat of the global recession. जितना ज़्यादा सप्लाई चेन डिसरप्ट हुआ है चाइना की वजह से, उतना ज़्यादा दुनिया में प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट आया है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो चाइना से रॉ मटेरियल पे डिपेंड करती हैं. ऐसा नहीं कि सिर्फ चाइना हर सब कुछ फिनिश्ड गुड्स भेजता है, ऐसा नहीं है. बहुत सारी इंटरमीडिएट गुड्स भेजता है चाइना दुनिया में. तो कितनी कितनी ऐसी कंट्री हैं जो चाइना की उन इंटरमीडिएट, इंडिया को ही ले लो, इंडिया में फार्मास्यूटिकल जो है, हमारी फार्मा इंडस्ट्रीज डिपेंड करती हैं कि कब चाइना से सॉल्ट आएंगे और हम मेडिसिन बनाएंगे. तो जिस तरह से ये प्रोडक्शन डिक्लाइन होती है, प्रोडक्शन डिक्लाइन का मतलब लोगों की इनकम डिक्लाइन, इनकम डिक्लाइन का मतलब डिमांड गिरेगी और पूरे दुनिया में. और आज सच में एक ग्लोबल रिसेशन, पूरी दुनिया में ग्लोबल रिसेशन का खतरा साफ नजर आ रहा है. द पुअर आर लाइकली टू बी इम्पैक्टेड मोर इन इंडिया. और इंडिया में तो समस्या ये है ना कि भाई आधी से ज्यादा जनता गरीब है, और जो पुअर है, अनफॉर्चुनेटली ऐसे में भी जो पुअर लोग हैं, गरीब लोग हैं, सबसे पहले सबसे ज्यादा इम्पैक्ट तो उन लोगों पे आएगा. And at present only the short run can be anticipated, but since uncertainty has increased, governments will have to take some fiscal steps anticipating the worst in the long run. तो आज हमें आउट ऑफ द बॉक्स चीजों की जरूरत है जो फाइनली कुछ ऐसा कर पाए. ठीक है, ओके. सो आई होप गाइज यहाँ तक सबको क्लियर हुआ. सिमरन, दीपिका, सबको, सुषमा, जितने भी नए लोग जुड़े हैं. तो गाइज ये थे आज के 2 एडिटोरियल, बट दैट डज नॉट मीन कि और एडिटोरियल इंपॉर्टेंट नहीं है. देखो यार, सारे एडिटोरियल्स को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते. ये 2 तो बिल्कुल मस्ट हैं जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं. इनके अलावा, इन 2 के अलावा 2 और एडिटोरियल हैं, अगर आपको टाइम मिले आप पढ़ सकते हैं. दे आर वेरी गुड आर्टिकल. एक है रूलिंग अगेंस्ट जुडिशरी ट्रांसपेरेंसी, या आपका आई थिंक पेज नंबर 11 पे है, इम्पॉर्टेंट है GS2 के लिए. और ये वाला भी GS2 के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये जो हमारा कोरोना वायरस को लेकर के, ये आपका पेज नंबर 10 पे ही आपको मिल जाएगा. ठीक है, लेकिन इसके अलावा आप कुछ हेडलाइंस की बात करते हैं. आज के इम्पॉर्टेंट हेडलाइंस को जरा देख लेते हैं. उससे पहले जिनको भी अच्छा लगा है डिस्कशन आज का, गाइस जरा एक थम्स अप हो जाए. जिनको भी मजा आया आज हमारे सेशन में अभी तक, और जो रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, और जो नए स्टूडेंट हैं जो नया फॉलो कर रहे हैं, उनको मैं बता दूं सुबह 9 बजे एवरीडे हमारी सुबह 9 बजे क्लास होती है न्यूज़पेपर एनालिसिस की. आज एक्सेप्शन है, थोड़ा सा मुझे काम था, कुछ क्लासेस हमारी कहीं और थी, तो 11 बजे हुई है, वरना 9 AM का टाइम जो है एकदम फिक्स है. ठीक है, अगर पसंद आई यहाँ तक तो जरा थम्स अप कर दो. और बात करते हैं आज के इंपॉर्टेंट हेडलाइंस की. हेडलाइंस जो है, क्वेश्चन आंसर एनी मेंस क्वेश्चन अबाउट इम्पैक्ट ऑफ कोरोना वायरस, वो तो है ना सिंपल. यही जो आपने क्वेश्चन पूछा, यही क्वेश्चन है कि हाउ कोरोना वायरस हैज इम्पैक्टेड द वर्ल्ड इकोनॉमी. सिंपल. इसके बारे में घुमा फिरा करके कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा सीधा आएगा, दैट्स इट. और ज्यादा कुछ आ नहीं सकता इसके ऊपर. हेडलाइन की बात करते हैं गाइस. पेज नंबर 1, सबसे पहली न्यूज आज पेज नंबर 1, इंपॉर्टेंट फॉर GS2. अगर आप देखेंगे न्यूज क्या है हमारी,
COVID-19 जो है इट हैज नाउ बिकम अ पेंडेमिक सेज WHO. इंडिया कंफर्म 60 केसेस, इंडिया के अंदर 60 केसेस आ चुके हैं। पूरी दुनिया में 114 कंट्रीज इंपैक्ट हो चुकी हैं इस कोरोना वायरस की वजह से, और जिसके अंदर 1,18,000 1,18,000 के आसपास पॉजिटिव केसेस पूरी दुनिया में देखे गए हैं, और इंडिया में भी 60 आ गए हैं। सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मान लिया फाइनली कि WHO ने माना कि ये कोविड-19 जो है इट कैन बी कैरेक्टराइज एज अ पेंडेमिक, ये महामारी है और इसको अब जरा सीरियसली ग्लोबल एफर्ट के साथ में टैकल करना पड़ेगा। WHO has been assessing this outbreak round the clock and we are deeply concerned about the alarming spread of activities of coronavirus. According to the WHO, pandemic ये इंपॉर्टेंट है गाइज, ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, सब लोग ध्यान से देखेंगे। एमसीक्यू आ सकता है इसके ऊपर। पेंडेमिक होता क्या है? व्हाट इज पेंडेमिक? पेंडेमिक इज डिक्लेयर्ड व्हेन न्यू डिजीज फॉर विच पीपल डू नॉट हैव इम्यूनिटी स्प्रेड अराउंड द वर्ल्ड बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। पेंडेमिक का मतलब होता है ऐसी नई बीमारी जिसके रिगार्डिंग लोगों में इम्यूनिटी नहीं है। हमें इम्यूनिटी कब आती है? जब ऑलरेडी वो बीमारी एग्जिस्ट करती है, तो बॉडी ऑटोमेटिकली इम्यूनिटी जनरेट करती है। आपको याद होगा बचपन में हमें वैक्सीनेशन हमारा कराया जाता है, राइट? तो जो बचपन में टीके लगते हैं, इसको टीकाकरण बोलते हैं। वो वैक्सीनेशन कैसे होता है? ऑलरेडी उस बीमारी की बड़ी ही स्मॉल अमाउंट हमारे अंदर डाल दिया जाता है, जिसके खिलाफ हमारी बॉडी रेजिस्टेंस बना लेती है। जो वाइट ब्लड कॉर्पस सेल्स हैं, WBCs हैं, ऑलरेडी हमारी बॉडी जो है अडेप्ट हो जाती है और हमारा इम्यून सिस्टम उसको अडेप्ट कर लेता है। पेंडेमिक का मतलब होता है एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में लोगों की इम्यूनिटी ही नहीं है और वो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन बढ़ जाए, तो फाइनली बन गया है कोविड-19 एक पेंडेमिक। पेंडेमिक के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, तो जरूर प्रिपेयर करके जाइएगा। पेज नंबर 1 पे ही एक और न्यूज है इंपॉर्टेंट फॉर GS3, दैट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कट्स द फिक्स्ड डिपॉजिट लेंडिंग रेट्स। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रिड्यूस कर दिए हैं अपने लेंडिंग रेट बाय 10 to 15 बेसिस पॉइंट एंड लोवर द फिक्स्ड डिपॉजिट एंड सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट रेट्स। अभी देखो क्या हुआ, जो जिस ब्याज के ऊपर जिस ब्याज दर के ऊपर लोगों को लोन देती थी ना, लोन सस्ता हो गया। इसका मतलब क्या होता है कि क्रेडिट हो गया है चीप। क्रेडिट अब थोड़ा चीप हो गया है, सस्ता लोन मिलेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 से 15 पॉइंट जो है कम कर दिया, लेकिन साथ ही साथ में जो FD और सेविंग है वो भी कम हो गए हैं। जो भी आपका FD का रेट था, जो भी सेविंग रेट था, वो SBI ने कर दिया है कम। और अगर SBI का FD का रेट कम हुआ है, SBI का सेविंग का रेट कम हुआ है, तो आप देखेंगे आने वाले टाइम में हर जगह जो है इसको देखने को मिलेगा। इसका इम्पैक्ट हर बैंक पे देखने को मिलेगा। और ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस आप देख सकते हैं, एक आम आदमी के कितने सारे क्राइसिस बढ़ रहे हैं। सो इट ऑल्सो वेव्ड ऑफ द मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट फॉर द सेविंग अकाउंट। एक बात और इंपॉर्टेंट हुई है, SBI ने बोला कि अभी आप जीरो बैलेंस पे भी मेंटेन कर सकते हैं। जो मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट थी उसको हटा दिया है SBI ने फिलहाल के लिए। SBI ने सारे जो फैसले लिए हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो लैंडिंग रेट जो है अभी इसका 7.75% हो गया है, 10 मार्च से लागू हो गया है। MCLR का कोई फुल फॉर्म बताएगा मुझे? दिस इज द 10th consecutive cut in the MCLR in financial year। तो MCLR MCQ में आ सकता है गाइस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपका आ सकता है MCLR। तो MCLR का फुल फॉर्म क्या है ये मैं आपको देता हूं, जरा क्वेश्चन आप जरा कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताएं। और ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि आप जानते हैं SBI जो है 49% स्टेक खरीदने वाला है यस बैंक के अंदर। यस बैंक को बेल आउट में मदद करने वाला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट, बिल्कुल ठीक है। MCLR होता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट। बहुत बढ़िया। जरा पेज नंबर 8 पे आए, फटाफट से पेज नंबर 8 पे चलें। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर GS3। पेज नंबर 8 पे इंपॉर्टेंट ये है दैट इसरो शॉर्टलिस्ट 368 स्टूडेंट साइंटिस्ट। इसरो ने 368 स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया है, नॉट जस्ट स्टूडेंट बट स्टूडेंट साइंटिस्ट आई शुड बी कॉलिंग देम। तो ये जो 358 एक मिनट यहाँ चेक करना पड़ेगा, ऊपर 368 लिखा है, नीचे 358 लिखा है, एक बार क्रॉस चेक कर लेना।
आई थिंक तो 368 है, फिर भी चेक कर लेना। तो ऐसे हाई स्कूल स्टूडेंट्स को इसरो स्टैंड्स फॉर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो इसरो ने ऐसे 358 हाई स्कूल स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया है फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री टू बी पार्ट ऑफ सेकेंड एनुअल कैच देम यंग प्रोग्राम, जिसका नाम है युविका। युविका, ये युविका प्रोग्राम क्या है? ये यंग साइंटिस्ट के लिए प्रोग्राम है। यहाँ पे जो लिस्ट है इसके अंदर कुछ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया को भी चूज किया गया है, ठीक है। और इनका जो फाइनली जो है गाइस, इन यस, ये युविका प्रोग्राम किस चीज़ के बारे में बात करता है? जितने भी यंग ब्रेन्स हैं उनको बहुत इनिशियल स्टेज पे ही इन यंग ब्रेन को हम यूज करना चाहते हैं फॉर डेवलपिंग दीज काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज। तो क्वेश्चन आ सकता है कि भाई युविका प्रोग्राम किसका है? युविका प्रोग्राम इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड, ठीक है, या फिर आपको दे देंगे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, या आपको दे दिया जाएगा नीति आयोग। पर आपको याद रखना है कि युविका जो है, युविका इसरो का प्रोग्राम है, इसरो से रिलेटेड है, आपको इसमें ध्यान रखना है। एंड जो फाइनल पूल है बडिंग द क्लास 9th विल बी सेलेक्टेड बाय March 31। जी हाँ, तो 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट, और स्टूडेंट भी बच्चे कितने, कम से कम जो 9th क्लास के बच्चे हैं एटलीस्ट 9th क्लास से ऊपर होने चाहिए, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, नीति आयोग वगैरह से कंफ्यूज नहीं होना, युविका इसरो का प्रोग्राम है। ओके, सो पेज नंबर 9 पे हमारे यहाँ एक और न्यूज है। पेज नंबर 9 पे आज जो है, दैट स्टेट्स टू बी आस्क्ड टू इन्वोक द एपिडेमिक डिजीज एक्ट। तो इट हैज बीन डिसाइडेड टू ऑल द स्टेट एंड यूनिटी, इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं, इंडिया के जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं, उन्होंने डिसाइड किया है कि वो सेक्शन 2 जो है एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 को उसको इन्वोक करेंगे, एंड दैट ऑल एडवाइजरी बीइंग इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय मिनिस्ट्री आर एनफोर्सेबल। एपिडेमिक डिजीज एक्ट में क्या होता है? एपिडेमिक डिजीज एक्ट के अंदर जितने भी ऐसे एडवाइजरी हैं जो इशू करता है कोई भी मिनिस्ट्री, वो एनफोर्स होने चाहिए। यानी कि एपिडेमिक यही होता है जो महामारी, जिसको बोलते हैं हिंदी में महामारी। तो अगर कोई महामारी फैल रही है तो उसको रोकने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए जो भी गाइडलाइंस दी जाएं उनको एनफोर्स करना बहुत ज़रूरी है। ये किसके लिए लिए गए हैं? एक स्पेशली ग्रुप ऑफ मिनिस्टर भी बनाया गया है जो कोरोना वायरस के मैनेजमेंट को देखेगा, कोरोना वायरस मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान करेगा। देखो, एंडेमिक का मतलब होता है जिसका स्प्रेड बहुत लार्ज हुआ है। आप लोग फर्क पूछ रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन पैंडेमिक और एंडेमिक। एंडेमिक का मतलब होता है जो उसका स्प्रेड स्केल है ना, वो बहुत ज़्यादा वाइड है, बहुत ज़्यादा दूर दूर तक वाइडली स्प्रेड हुआ है कोई चीज़, को बोलते हैं एपिडेमिक। पेंडेमिक एक नई बीमारी होती है, इट हैज टू बी अ न्यू डिजीज। एपिडेमिक जो है इट डज नॉट नीड टू बी अ न्यू वन, ठीक है। हाँ, नहीं, जो पेंडेमिक होती है वो जरूरी नहीं है कि एपिडेमिक डज नॉट नीड टू बी अ न्यू डिजीज। एपिडेमिक तो कोई भी हो सकती है, वापस से ऐसी बीमारी जिसके बारे में ऑलरेडी इम्यूनिटी है वो भी, पर पेंडेमिक हैज टू बी अ न्यू डिजीज जिसका फैलने के पीछे बेसिक रीजन ये है कि लोगों के उसके बारे में इम्यूनिटी नहीं है, ठीक है। और एक बात यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, जो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, दे ऑल्सो इशूड न्यू गाइडेंस टू हेल्प प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन एंड स्कूल्स फ्रॉम ट्रांसमिशन ऑफ कोरोना वायरस, बिकॉज ऑब्वियसली बच्चे जो है सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इससे पड़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं गाइस, पेज नंबर 9 के इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फॉर GS2, और ये न्यूज़ बहुत ध्यान से समझेंगे। दैट सुप्रीम कोर्ट कम्स डाउन ऑन सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस, ठीक है। सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ द वर्क प्लेस of women at workplace, it is an affront to their fundamental right to equality and life and with dignity। सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंट जजमेंट में इस बात को कहा है। जो भी महिलाएं जहां पे भी काम करती हैं, तो उन्होंने कहा है कि जो भी वर्क प्लेस है एक विमेन का, वो एकदम सेफ होना चाहिए। अगर किसी टाइप की कोई भी सेक्सुअल हरासमेंट होती है एक विमेन के साथ में उसकी वर्क प्लेस पे, तो ये राइट टू इक्वालिटी का उल्लंघन है। राइट टू इक्वालिटी कौन सा है? हमारा आर्टिकल 14 का वॉयलेशन है, फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन है। और राइट टू लाइफ विद डिग्निटी जो है हमारा
आर्टिकल 21 का वायलेशन होगा, और ये दोनों अधिकार के तहत विमेन को सेफ्टी मिलनी चाहिए उसके वर्क प्लेस पे। और सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस इज एफरेंट टू फंडामेंटल राइट्स under article 14, article 15 and her right to live life under the article 21 of the constitution। ठीक है, the verdict अभी recently जो verdict आया है, it was based on the complaint made by senior officer of Punjab and Sindh Bank that she was transferred out from Indore to Jabalpur because she had complained about the irregularities and the corruption। Women, a chief manager and scale 4 officer said she was also sexually harassed by her senior officer। और इस करके ये पूरा मामला देखा गया है। ऑलरेडी आपको याद होगा गाइज, मैंने आपको कल भी बताया था, विशाखा गाइडलाइन हमारे इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए है। जो विशाखा गाइडलाइंस हैं, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ, विशाखा गाइडलाइंस क्या है। ये विशाखा गाइडलाइंस इसी चीज़ को हैंडल करता है। 1997 के अंदर बनाई गई थी विशाखा गाइडलाइंस, जो टैकल करती है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस को रोकती है। बिल्कुल, खास तौर पे अरुणा शानबाग केस के बाद जो है काफ़ी ज़्यादा, नहीं उससे पहले अरुणा शानबाग केस तो और भी पुराना है आई थिंक, लेकिन ये विशाखा गाइडलाइन जो है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है और आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। हालांकि हमारी जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बिल भी प्रेजेंट किया है, रिसेंटली एक बिल बनाया था जिसके अंदर ये डिसाइड किया गया कि भाई इसको एक फाइनली, अभी तक तो सिर्फ गाइडलाइंस है, इसको एक प्रॉपरली बिल के रूप में बना दिया जाए, बट फिलहाल उसके ऊपर एक्शन लेना बाकी है। तो विशाखा गाइडलाइंस के बारे में एमसीक्यू आता है, कभी कभी आ जाता है, ठीक है ना, तो इसको भी आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। यहाँ तक सबको क्लियर गाइस? एवरीवन इज क्लियर यहाँ तक? कोई डाउट किसी भी स्टूडेंट को, कोई भी डाउट हो तो पूछिए। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? देन एक थम्स अप। एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है हमारे पेज नंबर 9 के ऊपर। पेज नंबर 9 के ऊपर एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है जो कहती है दैट फोर्सिबल डिस्पोजिशन ऑफ अ पर्सन्स प्रॉपर्टी इज अ ह्यूमन राइट वायलेशन। अभी देखिएगा ये कितना इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है, और इसके ऊपर एक एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। इसको मैं प्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट मानता हूँ स्टेटमेंट को, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट हैज रीआइटरेटेड दैट फोर्सिबल डिस्पोजिशन of a person of his private property without due process is violation of the human right। अगर आपने या स्टेट ने, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने अगर जबरदस्ती करके कि फोर्स के थ्रू किसी भी इंसान के प्राइवेट प्रॉपर्टी को अगर आपने डिस्पोज ऑफ कर दिया है तो वो, और वो भी बिना ड्यू प्रोसेस के, तो वो ह्यूमन राइट वायलेशन कहलाएगा। अभी रीसेंट जजमेंट हुई है जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का फैसला किया दैट राइट टू प्रॉपर्टी इज बोथ अ ह्यूमन राइट एज वेल एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, द लेटर अंडर द आर्टिकल 300A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो पहले राइट टू प्रॉपर्टी पे आपको याद होगा जिस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन बना था, इनिशियली इट यूज्ड टू बी अ फंडामेंटल राइट। पहले तो राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था हमारा फंडामेंटल राइट, बाद में इसको फंडामेंटल राइट से निकाल करके बना दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का मतलब देखो फर्क क्या होता है। अभी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है, एक आपका होता है ह्यूमन राइट, एक आपका होता है फंडामेंटल राइट। तो ये मुझे लगता है कई बार कंफ्यूज शायद करते होंगे आपको चीजें। फंडामेंटल राइट वो होते हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूशन ने एक स्पेसिफिक आर्टिकल के अंदर दिया हुआ है, खास करके जो ऐसे राइट हैं जो आपके आर्टिकल 12 से लेकर के और आर्टिकल 35 तक आपको दिए गए हैं, तो ये हैं आपके फंडामेंटल आर्टिकल। इसके केस में अगर वायलेशन होता है, अगर कोई आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट करे, फंडामेंटल का मतलब ये है कि आप इसकी आप इससे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। इसके खिलाफ अगर आपको लगता है कि आपका फंडामेंटल राइट कभी खतरे में है, तो डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट तक को अप्रोच कर सकते हो। ऐसा नहीं है, वरना तो एक प्रोसेस होता है, पहले आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओगे, फिर आप हाई कोर्ट में जाओगे, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाओगे। लेकिन फंडामेंटल राइट इतने पावरफुल हैं कि सीधा सीधा डायरेक्टली आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर और हाई कोर्ट के अंदर भी जा सकते हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वो होते हैं जिनका जिक्र किया गया है, बस वो इस फंडामेंटल राइट का पार्ट नहीं है, लेकिन वैसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया हुआ है, जैसे कि राइट टू प्रॉपर्टी। आप देखेंगे
आर्टिकल 300A, क्योंकि ये एक कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है तो डेफिनेटली राइट टू प्रॉपर्टी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हुआ। ह्यूमन राइट वो होता है जो ह्यूमन लाइफ के ऊपर बेस्ड हो। भाई ये तो मैं इंसान हूँ, तो बीइंग अ ह्यूमन मुझे ये बेसिक राइट है जो मुझे नेचर ने दिए हैं। ये किसी ने किसी संविधान से मुझे लेने की जरूरत नहीं है। अब जीने का अधिकार जैसे राइट टू लाइफ, ये ह्यूमन राइट है। भाई मैं इंसान हूँ, मुझे जीने का हक है। उसके लिए मुझे कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बताएगा, कोई सरकार नहीं बताएगी, कोई मुझे सुप्रीम कोर्ट नहीं बताएगा कि मुझे जीने का अधिकार है या नहीं है। ये तो मुझे नेचर ने दिया है, ये प्रकृति ने मुझे अधिकार दिया है। तो ये नेचुरल राइट्स हैं जिनको हम ह्यूमन राइट्स बोल देते हैं। बीइंग मैन, नेचुरल राइट्स ऑफ अ मैन, ये वही बेसिक राइट है जो ह्यूमन राइट्स होते हैं, ठीक है ना। पर अभी फिलहाल के लिए ध्यान रखना, अगर राइट टू प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आएगा तो राइट टू प्रॉपर्टी हमारा ह्यूमन राइट भी है और कॉन्स्टिट्यूशन राइट भी है। आर्टिकल का नाम याद रखेंगे 300A। तो ये आज का इंपॉर्टेंट आपका एमसीक्यू के लिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। इसको मैं डिटेल में नहीं बता रहा, थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ। पेज नंबर 15 के ऊपर एक न्यूज़ है जहाँ पे बताया हुआ है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं होमवर्क के रूप में, कि इंडस्ट्री जो है ऑलरेडी स्टार्ट स्नीजिंग फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ द वायरस। कोरोना वायरस का असर जो है इंडिया में अलग अलग सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के अंदर दिखने लगा है। पेस्टिसाइड सेक्टर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट इस पे पड़ा है। जो हमारा पेस्टिसाइड जो है उस पर ऑलरेडी असर देखने को मिला है। As manufacturing and logistics are paralyzed in China, India has a chance to raise market share, says sector representative body. लेकिन जो है local interventories जो है sufficient for now, but further disruptions may hurt, says government. अभी तक तो ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन आगे हमारे पेस्टिसाइड सेक्टर को काफ़ी नुकसान हो सकता है। साथ ही साथ में सप्लाई चेन रुकने की वजह से आप देखोगे ऑटोमोबाइल्स में, ऑटोमोबाइल्स प्रोडक्शन के अंदर भी भारी गिरावट देखने को मिली है बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस ओनली। चाहे वो जेम्स हैं, ज्वेलरीज हैं, इन सब के एक्सपोर्ट भी ऑल टाइम गिर गए हैं बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस ओनली। ठीक है, तो ये था आज हमारा आज का डिस्कशन, आज का टॉपिक। लास्ट न्यूज आज की पेज नंबर 15 पे आप देखोगे दैट ऑयल ड्रॉप्स एज सऊदी एंड यूएई प्लान टू बूस्ट कैपेसिटी। ऑयल प्राइसेस फर्दर जो है वापस गिर गई। वेडनेसडे को कल और ज़्यादा प्राइसेस गिरी हैं आफ्टर सऊदी अरेबिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स अनाउंस प्लान्स टू बूस्ट द प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड ओपेक एंड यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन कट द ऑयल डिमांड फोरकास्ट बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस आउटब्रेक। अब जो ओपेक क्या है, ओपेक जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ। ओपेक स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर सारे वो देश हैं जो पूरी दुनिया में कच्चा तेल, ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, पेट्रोल प्रोड्यूस करते हैं और उसको एक्सपोर्ट करते हैं। ऐसे में जो ब्रेंट क्रूड है, जो एक बेंचमार्क है, वो और ज़्यादा डाउन आया है, $1 के आसपास वो कम हुआ है। आपको याद होगा कल मैंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा आपको बताया था कि जब जब दुनिया में जब क्रूड ऑयल की प्राइस अगर $1 कम होती है, $1 हमेशा पर बैरल होता है, ठीक है ना, $1 पर बैरल अगर ये कीमत कम होती है तो इंडिया कितना सेव करता है? इंडिया करीब करीब $1.3 बिलियन, हाँ बिल्कुल 1.3 था आई थिंक। तो इंडिया $1.3 बिलियन सेव करता है जब दुनिया में एक, ये एनुअली है पूरे साल में, दिस इज नॉट वन डे, ये एनुअली है। हमारे इंडिया में एनुअल सेविंग होती है 1.6 था, ओके 1.6 होगा फिर, $1.6 बिलियन पूरे साल में इंडिया सेव करता है $1 के कम होने से। और आप देख सकते हैं ये जो प्राइस वॉर चल रहा है सऊदी अरेबिया रशिया के बीच में, ओपेक कंट्री सऊदी अरेबिया के बीच में, इससे इंडिया को इनडायरेक्टली फायदा है। इससे इंडिया को फायदा ये है कि जितना सस्ता प्राइस हो जाएगा उतना ज़्यादा हम स्टोर कर पाएंगे, अपने स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स को उतना सॉलिड कर पाएंगे। तो ये प्राइस जो है ऑलरेडी कम हुआ है। हालांकि इसी बीच में जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपेक है, उसने कहा है दैट इट एक्सपेक्टेड ग्लोबल डिमांड टू राइज बाय जस्ट 60,000 और ज़्यादा से ज़्यादा जो है डिमांड ग्लोबल कम होगी। तो यहाँ पे बस फिलहाल आज के लिए इतना ही गाइस। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें पसंद आई। टेलीग्राम चैनल का लिंक ऊपर गिवन है जिसके ऊपर आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के क्वेश्चंस के आंसर भेजने हैं।
अगर क्वेश्चन के आंसर नहीं नोट डाउन किए तो आज के 3 क्वेश्चन जो मैंने आपको आंसर राइटिंग के लिए दिए हैं वो ठीक आपके सामने हैं। एवरीडे क्लासेस होती हैं सुबह 9 बजे, तो मिस ना करने अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को इम्प्रूव करने के लिए और मेरे साथ डेली न्यूज़पेपर का एनालाइज करने में। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया, उम्मीद करता हूं कि आप इसको जरूर लाइक करेंगे। और इस यही सेम जो ब्रॉडकास्ट है गाइस, अनअकैडमी का जो आर्टिकुलेट चैनल है यूट्यूब का, अनअकैडमी आर्टिकुलेट यूट्यूब चैनल के ऊपर भी एवरी डे हमारी क्लासेस ये सेम ब्रॉडकास्ट होती हैं, एक ही टाइम पे दोनों जगह ब्रॉडकास्टिंग है। तो चाहे तो आप यूट्यूब पे सुन सकते हैं अनअकैडमी आर्टिकुलेट के ऊपर, और अगर आप चाहें तो यहाँ पे इसी प्लेटफॉर्म पे भी आप सुन सकते हैं। अच्छा, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं हमारे जो अनअकैडमी प्लस के लिए प्लान कर रहे हैं? हाउ मेनी? मे आई नो द नेम्स गाइज, कि जो अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन करना चाहते हैं, सब्सक्राइब करना चाहते हैं, वो जरा स्टूडेंट बताएं, क्योंकि उनके लिए मेरे पास स्पेशल अनाउंसमेंट है। तो पहली बात तो द वेरी फर्स्ट थिंग इज न्यू एनसीईआरटी बैच। हाँ बिल्कुल, नया एनसीईआरटी बैच मेरा शुरू हो रहा है गाइज 13 मार्च, यानी कल से। तो कल से अगर आप प्लान कर रहे हैं तो स्टार्टिंग से मेरा कोर्स ज्वाइन करें, जो मेरा एनसीईआरटी का कोर्स है, जिसके अंदर मैं आपको ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज पढ़ाऊंगा राइट फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12। और आई कैन गारंटी यू वन थिंग गाइज, अगर आप मेरे साथ ज्योग्राफी पढ़ेंगे आपको लाइफ में कहीं और ज्योग्राफी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपको, और ये कल से स्टार्ट हो रहा है। टाइमिंग जो लोग पूछ रहे हैं, कल से क्लासेस होंगी एवरी डे 6:30, एवरी डे 6:30 PM हमारी क्लास हुआ करेगी एनसीईआरटी ज्योग्राफी को लेकर के। ये अनअकैडमी प्लस पे लॉन्च होगा। उसके अलावा प्रीलिम्स के लिए बहुत सारे एमसीक्यू कोर्सेज हैं जो मैं लॉन्च करने वाला हूं, और ऑलरेडी कई सारे कोर्सेज जैसे कि वर्ल्ड हिस्ट्री के कोर्सेज भी हैं जो ऑलरेडी चल रहे हैं। तो बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, आप लोग लेट ना करें, जितना लेट होंगे। और ऑलरेडी अभी डिस्काउंट चल रहा है गाइस, अगर आप चाहते हैं 2 ईयर की सब्सक्रिप्शन तो आप 2 ईयर की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं आफ्टर डिस्काउंट जस्ट फॉर ₹42,000। 42,000 में 2 साल का सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा। सो प्लीज मेक श्योर ये अपॉर्चुनिटी मिस ना करें। ये बेस्ट प्राइस लेने के लिए रेफरल कोड यूज करें आशीष मलिक या AMYT10, जो भी आपको याद रह जाए। आशीष मलिक ज्यादा आसान है, मेरे नाम से है, बिल्कुल स्मॉल में। तो इसको जितना जल्द से जल्द हो सके इसको आप यूज करें, बिकॉज कल से क्लासेस स्टार्ट होंगी और जितना बैकलॉग होगा उतना आपको प्रिपरेशन करने में प्रॉब्लम होगी। सो मेरा रिकमेंडेशन यही है। और फिर भी किसी को कोई भी डाउट है, जैसे कि आयुषी, संदीप, आकांक्षा, रश्मि, राठी, मनदीप, जितने भी लोग चाहते हैं अनअकैडमी प्लस की मेंबरशिप लेना, वो सब मुझे इस पे मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर, ताकि कोई भी अगर आपका डाउट हो, कोई भी चीज़ आपको अनअकैडमी प्लस के बारे में जाननी हो, तो इस टेलीग्राम चैनल पे मुझे मैसेज कर दें एंड आई विल मेक श्योर कि आपके रिप्लाई को मैं प्रायोरिटी बेसिस पे आपको उसको हैंडल किया जाएगा। सर आपकी वीकली क्लास नहीं आएगी यूट्यूब पे? हाँ आएगी, बिल्कुल स्टार्ट हो रहा है। और गाइस, जितने जो आपका आर्टिकुलेट मैगजीन है, जो अनअकैडमी का ऑफिशियल मैगजीन है, वो मैं आपको बता दूं एवरी सैटरडे एंड एवरी संडे हमारी क्लासेस अब आया करेंगी। मैं आपको वीकली आपको पढ़ाया करूंगा। आर्टिकुलेट मैगजीन में से हम पढ़ा करेंगे, मंथली मैगजीन जो अनअकैडमी की है उससे पढ़ाई शुरू करने वाले हैं। और ये एवरी सैटरडे एवरी संडे हमारा 8:30 हुआ करेगा, 8:30 PM एवरी सैटरडे संडे। वीकेंड का टाइम नोट करें, कहाँ पे होंगी? ये यूट्यूब चैनल जो है, आर्टिकुलेट जो मैगजीन का चैनल है, आर्टिकुलेट अनअकैडमी, वहाँ पे आएंगी। इसके बारे में भी आपको मैं डिटेल में बता दूंगा। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस। आज तो खैर हमने ज़्यादा ही पढ़ लिया, 20 मिनट ऊपर पढ़ लिया। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। कल मिलते हैं सुबह 9 बजे हमेशा की तरह। तब तक के लिए टेक केयर, और कोरोना वायरस से सुरक्षित रहें, प्रिकॉशंस करें और बहुत सारा अपना ध्यान रखें।